बिलाल बांका फुफ्फो के पास कागजात ले आया था। फुफ्फो कहती आ गए तुम, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। फुफ्फो कहती भाई जो चाहे वो करो, मगर ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर, इनसे मेरी जान जाती है। इन तीनों भाइयों को कोर्ट कचहरियों के चक्करों में उलझाकर इनसे दुकान का कब्जा ले लो। बिलाल कहता है अरे फुफ्फो आप देखती जाइए मैं इनके साथ क्या करता हूं। इनसे अपनी बेइज्जती का बदला भी अभी तो मैंने लेना है। बस आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। फुफ्फो कागजात पर दस्तखत करती जा रही थी। भाई और कितने कागजात रह गए हैं? दस्तखत करके मेरे तो हाथ थक गए। बिलाल कहता है बस फुफ्फो ये आखिरी दस्तखत और कर दें। फुफ्फो कागजात पर आखिरी दस्तखत कर देती है। बिलाल दिल ही दिल में कहता है बेवकूफ लालची बुढ़िया, दस्तखत पर दस्तखत करती जा रही हो, यह भी नहीं सोचा कि जिस तरह तूने धोखे से जमाल से सब कुछ हासिल कर लिया, इस तरह मैं भी तो तुझे कंगाल कर सकता हूं। बड़ी मक्कार है भाई तू। अब इसके पैरों से जमीन बहुत जल्द निकलने वाली है। अब ये घर बुटीक कारखाना मेरा है। देखता हूं अब तू आशिक की शादी मुझसे कैसे नहीं करेगी। वैसे मुझे इन तीनों भाइयों से कोर्ट कचहरियों में लड़ने की जरूरत ही क्या है? बेचारों के पास ले देकर एक दुकान ही तो बची है। वैसे भी अब मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। बुढ़िया बिलाल से पूछती है क्या सोच रहा है, किन ख्यालों में गुम है? बिलाल कहता है फुफ्फो मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। रूढ़ी से उठाकर आपको महल में बिठा दिया। अब तो आपने दो दो गाड़ियां भी ले ली हैं। अब मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर देना, दे देना आशी का रिश्ता। मैं तो आपके बेटे जैसा ही हूं, बहुत खिदमत करूंगा आपकी। आखिर आपने आशी की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है ना? बुढ़िया कहती है हाँ हाँ मैं सोच रही हूं, तू फिक्र न कर, मैं तेरा कुछ करती हूं। बिलाल कहता है फुफ्फो तू ठीक कह रही है ना, देख मुकर तो नहीं जाएगी। फुफ्फो कहती है तेरे सर की कसम, अब तू जा। बिलाल चाहता हुआ मुस्कुरा रहा था फुफ्फो अब तेरी गर्दन मेरे हाथों में है। अब देखता हूं कि आप कैसे आशी की शादी मुझसे नहीं करेंगी। इधर फुफ्फो भी कहते हैं कमबख्त मारा, एक बात का पीछा ही पकड़कर बैठ गया है। एक बार मेरे सारे काम हो जाए फिर करती हूं तेरा बंदोबस्त। बढ़ाया आशी से शादी करने वाला, मैं बेवकूफ हूं जो आंखों देखी मक्खी निगल लूं। लफंगे फराडिए। अजरा भी बिलाल को देखती है, दोनों की आंखें मिलती हैं। अजरा की आंखों में उसे देखकर खून उतर आया था। यही है वो धोखेबाज शख्स जिसकी वजह से जमाल इस दुनिया से चला गया। अजरा कहती है पहले इस लड़के का कुछ करना होगा। इसकी शह पर फुफ्फो और सायरा उछलती हैं। अजरा बिलाल से पूछती है तुम्हें भी कुछ मिला कि नहीं, ये ऐसे ही अपनी जुतियां घिसा रहे हो? बिलाल एकदम चौंक जाता है, क्या मतलब है आपका? अजरा कहती है भाई मैं तो साफ बात करती हूं, इस बुढ़िया पर जितने मर्जी एहसान कर लो, ये बुढ़िया तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं। एक बार इसका मतलब निकल जाए फिर ये तुम्हें पहचानेगी भी नहीं। अगर कभी ऐसा लगे तो मुझसे बात जरूर कर लेना। बिलाल तेजी से चला जाता है। ये अजरा इस बुढ़िया की एक एक रग से वाकिफ है। लगता है ठीक ही कह रही है। फुफ्फो मेरी शादी आशी से कभी नहीं कराएगी। आशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, और आशी ज्यादातर अजरा के पास ही रहती है। बिलाल कहता है मैं बहुत दूर की सोच रहा हूं। फुफ्फो और सायरा में इतना दमखम नहीं कि वो मुझसे पंगा लेंगी। अगर उन्होंने मुझसे पंगा लिया तो मैं इनको कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दूंगा। बिलाल बांका सोचों में गुम था। इधर सायरा अपनी मां से पूछती अम्मा बिलाल बांका आया था क्या? फुफ्फो कहती है हाँ आया था, वही पुरानी रट, मगर फिलहाल तो मैंने उसे काम पर लगा दिया है, लड़ता रहेगा तीनों भाइयों से, फिर देखी जाएगी। सायरा कहती अम्मा ये बिलाल बांका बहुत खतरनाक आदमी है, किसी की जान लेने से भी नहीं डरता, कुछ भी कर सकता है। फुफ्फो कहती है नहीं नहीं ये किसी को मार नहीं सकता, बस छोटा मोटा गली का गुंडा है। सायरा कहती अम्मा हमें इससे बचकर रहना है, वो तो जमाल ही शरीफ आदमी था जिसने अपनी जान देना ही गनीमत समझी और इस जहां से चला गया। फुफ्फो सायरा को देखती है, लगता है तू अपनी मां को हल्का ले रही है। मैं इसका वो हशर करूंगी कि ये सारी उम्र याद रखेगा। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। बस तू मुझे ये बता कि तू इसके बारे में इतना वसूख से कैसे कह रही है? सायरा कहती अम्मा एक दिन आशिक का अब्बा मुझे बाजार में मिल गया था, उसने मुझे देखकर मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं डरती हुई घर तो आ गई, मगर मुझे इत्तफाक से ये बिलाल मिल गया। पता नहीं इसके बाद बिलाल ने उसके साथ क्या किया कि आज तक उसका कोई अता पता नहीं। बुढ़िया सर पकड़ लेती है,
कहीं इसने उसे मार तो नहीं दिया? अगर पुलिस को पता लग गया कि मैं और तू उसके कत्ल की साजिश में मुलव्विस हैं, तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है, और फिर वो वाला वाकया, पता नहीं उसका क्या बना होगा। सायरा कहती है, पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी। जब उस वाकये को याद करती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इधर रामीन वासिफ के पास आती है। वासिफ रामीन को कहता है, आपने किस फजूल डॉक्टर के पास भेज दिया हमें? मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने जो टेस्ट कराए हैं, मैंने तो उनका कभी नाम भी नहीं सुना, और फिर वो लेबॉर्ट्री, उसका भी पता नहीं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। मुझे उस डॉक्टर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं और फरहत किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। रामीन कहती है, नहीं नहीं, वो हमारी फैमिली डॉक्टर है, उसकी तशखीस गलत नहीं हो सकती। वासिफ कहता है, मगर मुझे अपना शक दूर करना है। रामीन दिल ही दिल में कहती है, ये नहीं समझेगा, पता नहीं इसे मैं क्यों नजर नहीं आती। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? इसे मेरी कुर्बानियां भी नजर नहीं आती। इधर वलीद सायरा के शोहर को तलाश कर करके थक चुका था। ये अजरा भाभी ने मुझे कहां फंसा दिया? इतने बड़े शहर में मैं कहां से ढूंढूं उसे? जिससे भी पूछता हूं कोई नहीं जानता। वलीद को अचानक से उस आदमी की शक्ल नजर आ जाती है। अरे ये तो वही आदमी है, इसकी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है जिसकी तस्वीर मेरे पास है। मगर अब इसका क्या करूं? वलीद कहता है, इसका पीछा करता हूं, पता लगाता हूं कहां रहता है। वलीद उस आदमी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। एक बार वो आदमी वलीद की तरफ देखता है, मगर उसे नहीं लगता कि वलीद उसकी तलाश में है और उसका पीछा कर रहा है। वलीद अजरा के पास पहुंच जाता है। भाभी, बड़ी मुश्किल से उस आदमी का ठिकाना मिला है, मगर शक्ल सूरत से तो ये आदमी बिल्कुल मुझे अजीब सी मखलूक लगा है। परेशान। अजरा कहती है, हाँ, जो शख्स सायरा का शौहर होगा वो खुश तो नहीं होगा ना, परेशान और उजड़ा हुआ ही होगा। पता नहीं इन दोनों माँ बेटियों ने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। बस तू उस पर नजर रख, मैं तुझे बताती हूं कि आगे करना क्या है। अब 1-2 दिन की बात है, मेरी इद्दत पूरी होने वाली है, फिर होगा हिसाब किताब इन माँ बेटियों से। मैं जमाल की मौत का बदला तो इनसे लेकर रहूंगी। वलीद कहता है, भाभी, अंबर को कौन से कॉलेज में दाखिल करवाना है? अजरा कहती है, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं, अभी तो तुम भी मुश्किल हालात का सामना कर रहे हो। वलीद कहता है, नहीं भाभी, हालात जैसे भी हों, मगर अंबर ने पढ़ना है, उसकी पढ़ाई पर हमारे हालात का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अंबर कॉलेज में दाखिला लेगी, जमाल भाई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंबर पढ़ेगी नहीं। अंबर की पढ़ाई की फिक्र करना आप छोड़ दें, बल्कि अगर आप इजाजत दें तो मैं अंबर को अपने साथ ले जाऊं। अजरा कहती, अच्छा, कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ, जरा उसका ध्यान भी बट जाएगा। जब से जमाल इस दुनिया से गए हैं उसके चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी। ड्रामा बेईबाजी की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।